दोस्तों, एक ही ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आप जो भी सोशल साइट यूज करते हो ना वहाँ पर शेयर कर दिया करो, ताकि आपका एक शेयर करने से हमारे पास और स्टूडेंट आएगा और वो भी रीडिंग आउट करेगा। तो सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दिया करो दोस्तों। तो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, सीजर वाली। हमने एमएसएन का पोर्शन चल रहा है, वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करा रहे हैं हम। माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करा दिया, ग्लासगो कोमा स्केल एंड मेनिंजाइटिस भी पूरा हो गया। अब आज हम सीजर वाली कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सीजर होता क्या है? सीजर या एपिलेप्सी, ये दो डिफरेंट टर्म है, लेकिन ये टाइप एक ही है। कैसे? सीजर क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्चार्ज होते हैं, वो भी एक्सेसिव अमाउंट में, अनवांटेड एंड इमीडिएट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्चार्ज होते हैं। कहाँ से? ब्रेन सेल से। उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर। और जब ये सीजर वाली कंडीशन 24 आवर में 1 से 2 बार यानी एपिसोड के रूप में हो जाए, उस कंडीशन को बोल देते हैं एपिलेप्सी। तो ये सेम ही होते हैं लगभग, मतलब डिफरेंट वर्ड है लेकिन है टाइप सेम। तो हम दोनों, सीजर वाली कंडीशन किस कारण होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैं साथ के साथ आपके सॉल्व करवाता रहूंगा। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उनके आंसर भी बता दूंगा मैं आपको। तो आप पूरी क्लास को अच्छे से वॉच करो। आज हम इसके बारे में कोच, नर्सिंग मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी नर्सिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट को ध्यान से पढ़ना आप। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम सीजर। सीजर होता क्या है? सीजर द एक्सेसिव, इमीडिएट एंड अनवांटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्चार्ज, उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर। तो नोट डाउन करो आप। द एक्सेसिव इमीडिएट एंड अनवांटेड, इनकी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्सेसिव अमाउंट के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्चार्ज हो बॉडी से और हमें सीजर वाली कंडीशन हो, ऐसी कोई मांग थोड़ी होती है बॉडी को। अनवांटेड, एक्सेसिव अधिक मात्रा में होंगे तभी तो सीजर वाली कंडीशन हो रही है। नॉर्मल हो तो बॉडी मेंटेन कर सकती है उसको। तो एंड इमीडिएट, और मतलब जल्दी सीक्रेट होते हैं। इमीडिएट डिस्चार्ज, द एक्सेसिव, इमीडिएट, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल impulse discharge into group of brain cell, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सीजर। तो आप अच्छे से समझो इस कंडीशन को। सीजर में क्या होता है? एक्सेसिव, इमीडिएट एंड अनवांटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्चार्ज इनटू ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल, उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर। और अब सीजर ही एपिसोड के रूप में आ जाए, दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार आ जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी। तो अगली कंडीशन लिखो, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है? ये डिजीज कंडीशन दैट हैव नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब। नर्व सेल की एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब। नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब और एपिसोड सीजर डेवलप। एपिसोड के रूप में सीजर आए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। डेफिनेशन देख ली। सीजर में क्या हो रहा था? अनवांटेड, इमीडिएट एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हो रहे थे। कहां से? इनटू ग्रुप ऑफ ब्रेन सेल। और ये कंडीशन अगर एपिसोड के रूप में हो, यानी 2 से
3 बार हो जाए, 3 से 4 बार हो जाए इन 24 आवर या एक दिन में अगर 2-3 बार हो जाए सीजर वाली कंडीशन, उस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी। तो ये दोनों की डेफिनेशन देख ली। अब इसके कोजेस देखेंगे कि सीजर किस कारण होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक कर दो वीडियो को। आप एक वीडियो को लाइक करोगे तो आप ये वीडियो सजेशन में जाएगा और स्टूडेंटों के पास भी पहुंचेगा, तो लाइक जरूर कर दिया करो। तो देखेंगे हम इसके कोजेस कि सीजर वाली कंडीशन किस कारण हो रही है ये। तो इसको बहुत सारे कोज है, सभी को बताऊंगा आपको, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आए हुए हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट इसका कोज है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कोई भी एबनॉर्मल हेड इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें ब्रेन इंजरी हो गई, उस कंडीशन में भी सीजर वाली कंडीशन हो जाती है। क्योंकि इस जब ब्रेन में इंजरी हो जाए या ट्रॉमा वाली कंडीशन होती है तो न्यूरॉन के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं और वो इम्बैलेंस या एक्सेसिव सीक्रेशन करते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज का, और वो कंडीशन क्या कहलाती है, सीजर। तो फर्स्ट लिखो आप ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, इसमें हेड इंजरी भी हो सकती है, हेड इंजरी। तो ये फर्स्ट कोज हो गया इसका। सेकंड कोज लिखो आप बर्थ इंजरी। हर कोज है ना वो आप इसको समझो, बर्थ इंजरी आ गई, अभी क्यों हो रहा है, इसके कारण सीजर कैसे हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बर्थ इंजरी होती है ना, ये मोस्टली डिलीवरी के 6 मंथ बच्चों में जो सीजर वाली कंडीशन होती है, 6 मंथ तक सीजर वाली कंडीशन होती है ना, वो बर्थ इंजरी के कारण होती है। मोस्टली बर्थ के टाइम कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी ब्रेन में माल फॉर्मेशन हो जाए, उस कंडीशन के कारण भी सीजर वाली कंडीशन होती है। थर्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक को एक और नाम से जानते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो स्ट्रोक में क्या होता है, स्ट्रोक में मोस्टली क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है ब्रेन में, और ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाएगी तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन होगी, और हाइपोक्सिया वाली कंडीशन ब्रेन सेल होती है, ब्रेन नर्व होती है, वो सेंसिटिव होती है, वो ऑक्सीजन के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, और टेम्परेचर अगर कम हो गया ज्यादा हो गया वो सेंसेशन होगी, और उसमें हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो जाएगी। हाइपोक्सिया वाली कंडीशन मोस्टली सेंसेशन होती है, अगर 2 से 3 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिले ना ब्रेन को तो ब्रेन सेल डैमेज हो जाती है, तो ये मोस्टली सेंसिटिव होती है। तो इसको अगर स्ट्रोक वाली कंडीशन हो रही है, इसमें इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है ब्रेन की, तो वो सीजर वाली कंडीशन होती है। इसमें सीजर होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, एक्सेसिव अनवांटेड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीजर। तो स्ट्रोक के कारण भी सीजर हो सकता है। स्ट्रोक को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, या ब्रेन अटैक, आप इसको ब्रेन अटैक के नाम से जान सकते हो, ब्रेन अटैक भी बोल सकते हो स्ट्रोक को। और अगला कोज ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर वाली कंडीशन हो जाए वो भी सीजर को कोज करती है। अगला ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस में मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन हो जाए, कुछ भी मेनिंजाइटिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, एंड एनसेफेलाइटिस, ये भी सीजर वाली कंडीशन कोज करते हैं। एनसेफेलाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा, ब्रेन पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होने के कारण एक्सेसिव उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा माइंड में या ब्रेन में, और वो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, उनका सीक्रेशन हो जाता है। क्योंकि ब्रेन में भी क्या होता है, जो अगर हमारे ब्रेन में ऐसा इस टाइप का फंक्शन होता है, अगर एक्सेसिव हाई वोल्टेज की अगर इंपल्सेज आ रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज, तो हाई वोल्टेज को कम किया जा सकता है, और अगर कम वोल्टेज की इंपल्सेज आ रही है तो उनको हाई भी किया जा सकता है। इस प्रकार का फंक्शन होता है। लेकिन अगर ये फंक्शन इम्बैलेंस हो जाए, कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे गाबा रिसेप्टर जो हाई वोल्टेज की आती है उनको कम करते हैं इंपल्सेस को, तो इस टाइप से अगर उनका इम्बैलेंस हो जाए तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है, सीजर वाली कंडीशन हो जाती है। तो सीजर के कॉज हमने पढ़ा, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, बर्थ इंजरी हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, एंड ब्रेन एब्सेस हो जाए।
अगला कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो जाए, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यानी बेबी के बर्थ से पहले ही मालफॉर्मेशन वाली कंडीशन हो जाए, उस कंडीशन के कारण भी ये हो सकता है सीजर वाली कंडीशन। हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रेन की नर्व होती है, नर्व सेल होती है, वो सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा, किसको लेकर, टेम्परेचर को लेकर, एनर्जी को लेकर। अगर एनर्जी हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन भी हो गई ना, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो वहां पर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा और वो सीजर वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, इंपेयर्ड हो जाती है और वो सीजर वाली कंडीशन हो जाती है। तो हाई ग्रेड फीवर एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि सेंसिटिव होती है ग्लूकोज, अगर हाइपोग्लाइसीमिया यानी लैक ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइड्रोसिफेलस, ब्रेन में अगर एक्यूमुलेशन हो जाए सीएसएफ का, फ्लूइड का, फ्लूइड कौन सा, ब्रेन में कौन सा फ्लूइड होता है, सीएसएफ, तो एक्यूमुलेशन होता है सीएसएफ इन ब्रेन, वो कंडीशन भी सीजर वाली कंडीशन डेवलप कर सकती है। हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस, हाइपोनेट्रीमिया, अगला कोच हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन, ये सभी कोजेज हैं जो सीजर वाली कंडीशन को डेवलप कर रहे हैं। ईसीटी, अगला कोज, ये कोज है, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएगा कोज में से। ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी क्या यूज करते हैं, ये डिप्रेशन में मोस्टली यूज की जाती है। जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं जिससे उसकी मतलब डिप्रेशन वाली कंडीशन से कवर किया जा सके। तो ईसीटी ये भी सीजर वाली कंडीशन को कोज कर सकता है, सीजर वाली कंडीशन को इंप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है, सीजर इससे ज्यादा हो सकते हैं कोजेज है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे। और सीजर में क्या हो रहा था, एबनॉर्मल इम्पल्सेज का, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज का अनवांटेड एंड इमीडिएट वो हो रहा था फ्लो, और वो कंडीशन सीजर वाली हो रही थी, तो ये ईसीटी भी सीजर को कोज कर सकती है। एंड एल्कोहल विड्रॉल, एल्कोहल विड्रॉल, कोई पर्सन है उसको अल्कोहल की बहुत ज्यादा आदत है, तो अगर उसका विड्रॉल कर दे, उसको पीने नहीं दे, तो वो भी सीजर वाली कंडीशन हो सकती है, वो भी सीजर को कोज कर सकता है। तो हमने इसमें सीजर में डेफिनेशन देख ली और इसके कोज देख ली। कोज में हमने एबनॉर्मल ब्रेन मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एब्सेस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाई ग्रेड फीवर, ईसीटी, ये सभी अल्कोहल विड्रॉल, ये सभी इसके कोजेस देख लिए। अब कोजेस होने के बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, ये कोज किस टाइप से सीजर की कंडीशन को डेवलप करते हैं, तो अगला पॉइंट डालो पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू इटियोलॉजिकल कोज, कोई सा भी इटियोलॉजिकल कोज हो सकता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कोज, कोई सा भी इटियोलॉजिकल, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, बर्थ इंजरी हो सकती है, ईसीटी हो सकता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, कोई सा भी कोज हो सकता है, कोई से भी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कोज, जिसके कारण क्या होगा, अल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, अल्टर्ड, किसमें, इन द एपिलेप्टोजेनिक फोकस, किसी भी
इटियोलॉजिकल कोज के कारण क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगी क्या, इंटीग्रिटी ऑफ द न्यूरॉन इन द एपिलेप्टिक फोकस। तो उसकी इंटीग्रिटी अल्टर्ड हो जाएगी। इंटीग्रिटी अल्टर्ड होने के बाद क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट हो जाएगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। फिर क्या होगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन्स हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। तो शुरू से एक बार बता देता हूं मैं, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कोज, कोई भी इटियोलॉजिकल कोज हो सकता है, मैंने इतने सारे लिखवा दिया आपको, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन ट्यूमर, बर्थ इंजरी, हाइपोग्लाइसीमिया, ईसीटी, कोई सा भी कोज हो सकता है। उसके कारण क्या होगा, अल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ द न्यूरॉन इन द एपिलेप्टोजेनिक फोकस, एपिलेप्टोजेनिक, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, टोजेनिक फोकस। न्यूरॉन की इंटीग्रिटी होती है वो अल्टर्ड हो जाएगी। न्यूरॉन की इंटीग्रिटी अल्टर्ड होने के कारण क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट होने के कारण क्या होगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन। पार्शियल डीपोलराइजेशन मीन्स हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। अब हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। पार्शियल डिपोलराइजेशन के कारण क्या होगा, डिपोलराइजेशन यानी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है। हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। पार्शियल स्टिमुलेट होगा कौन, न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे ब्रेन में क्या होता है, दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लो आ रही है, हाई नहीं आ रही, उनको हाई चाहिए, बॉडी को रिक्वायरमेंट हाई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की है, तो उनको बढ़ाने के लिए भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और अगर हाई वोल्टेज की आ रही है और उनको लो करना है तो लो करने वाली न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट न्यूरॉन, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ न्यूरॉन में, जिससे क्या होगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन्स हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है। हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के कारण क्या होगा, पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का पार्शियल स्टिमुलेशन हो जाएगा, और पार्शियल स्टिमुलेशन होने के कारण इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस इन एक्साइटरी, जो हाई न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं या डीप हाइपरपोलराइज करते हैं या उनके इंपल्सेस को बढ़ाते हैं, हाई वोल्टेज वाली, और इनहिबिटरी जो उनके वोल्टेज को कम करती है, उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने के कारण लोअर सीजर थ्रेशोल्ड, लोअर सीजर वाली कंडीशन हो जाएगी। लोअर सीजर थ्रेशोल्ड होने के कारण क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्चार्ज होगा, जिसके कारण कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सीजर। तो ये हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली। पैथोफिजियोलॉजी एक बार मैं वापस आपको रिपीट करके बता देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कोज, कोई सा भी इटियोलॉजिकल कोज हो सकता है, मैंने बहुत सारे लिखवा दिए। वहां पर इटियोलॉजिकल कोज के कारण क्या होगा, अल्टर्ड इंटीग्रिटी ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की इंटीग्रिटी अल्टर्ड हो जाएगी। इनता कहां पर, एपिलेप्टोजेनिक पार्ट में न्यूरॉन की इंटीग्रिटी अल्टर्ड हो जाएगी। इंटीग्रिटी अल्टर्ड होने के कारण क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट हो जाएगी। न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट होने के कारण क्या होगा, पार्शियल डीपोलराइजेशन। पार्शियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मीन्स हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के कारण पार्शियल स्टिमुलेशन, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो न्यूरॉन मतलब हाई वोल्टेज की आ रही है उनको कम करने के लिए, उनमें पार्शियल स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेट होने के कारण उनका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब एक्साइटरी और सेकंड कौन थी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो वर्क नहीं कर रहे। अब हाई वोल्टेज की आ रही है तो हाई वोल्टेज की रहेगी, और हाई वोल्टेज की न्यूरॉन या इम्पल्सेज का ट्रांसमिशन होने के कारण सीजर वाली कंडीशन हो जाती है। और इस कंडीशन को हम पैथोफिजियोलॉजी मतलब पूरे प्रोसेस से हमने बॉडी में कैसे होते हैं सीजर, ये पैथोफिजियोलॉजी में देख लिया। अब इसके टाइप या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं सीजर, सीजर दो टाइप के होते हैं, पार्शियल या फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर। तो पार्शियल नाम से पता लग रहा है, पार्शियल सीजर ये स्मार्ट या हेमिस्फेयर पार्ट, ब्रेन का हाफ पार्ट होता है, हेमिस्फेयर पार्ट वहां पर ही फैलते हैं। और जनरलाइज सीजर कहाँ पर
पूरे होल ब्रेन को कवर करते हैं। तो अगला पॉइंट डालो आप इसके, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर। ये थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी लेंथी थी इसकी, तो आप इसको एक बार क्लास को बैक करके एक बार अच्छे से समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने 2 से 3 बार बता दिया आपको क्लासिफिकेशन। टू टाइप, फर्स्ट पार्शियल या इसको फोकल भी बोलते हैं, फोकल सीजर, एंड सेकंड जनरलाइज सीजर। पार्शियल या फोकल सीजर एंड सेकंड जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर क्या, हेमिस्फेयर, पार्ट कवर, एंड जनरलाइज सीजर क्या करते हैं, होल ब्रेन, ऑल ब्रेन को कवर करते हैं, होल ब्रेन इन्वॉल्व। इसमें हेमिस्फेयर पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होता है और इसमें होल ब्रेन इन्वॉल्व। अब पार्शियल या फोकल सीजर भी, पहला डालो पार्शियल या फोकल सीजर, ये भी 2 टाइप का होता है। पार्शियल या फोकल सीजर 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फोकल सीजर, कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। अब सिंपल फोकल सीजर में और कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर में क्या प्रोसेस होती है वो पढ़ेंगे हम। सिंपल फोकल सीजर में क्या होता है, फर्स्ट कॉन्शियसनेस लेवल इंटैक्ट या रिमेन भी बोल सकते हो, कॉन्शियसनेस लेवल रिमेन रहता है, एंड परसेप्शन, किसी चीज का मतलब सेंसेशन वो करने की कैपेसिटी, परसेप्शन आर अल्टर्ड, डिस्टर्ब हो जाता है, एंड मोटार एक्टिविटी अल्टर्ड। तो सिंपल फोकल सीजर ये किसका टाइप था, हमने सीजर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, पार्शियल या फोकल सीजर एंड सेकंड जनरलाइज सीजर। अब पार्शियल सीजर पहले पढ़ रहे हैं हम। पार्शियल सीजर में 2 टाइप का होता है, पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में कॉन्शियसनेस लेवल अल्टर्ड हो जाता है एंड मोटार एक्टिव, कॉन्शियसनेस लेवल रिमेन रहता है, मतलब कॉन्शियस पेशेंट होता है, पर्सन होता है, वो कॉन्शियसनेस में होता है, लेकिन परसेप्शन आर अल्टर्ड एंड मोटार एक्टिविटी आर अल्टर्ड। लेकिन कॉम्प्लेक्स सीजर में ये तीनों एक्टिविटी क्या हो जाती है, अल्टर्ड, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल भी अल्टर्ड हो जाता है, मोटार एक्टिविटी पे आर अल्टर्ड, एंड पर्सन का परसेप्शन आर अल्टर्ड। तो हमने फर्स्ट टाइप था इसका सीजर का, सिंपल फोकल या पार्शियल सीजर, उसके 2 टाइप देखे, सिंपल पार्शियल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में पर्सन का कॉन्शियसनेस लेवल इंटैक्ट रहता है, यानी रिमेन रहता है, परसेप्शन आर अल्टर्ड एंड मोटार एक्टिविटी आर अल्टर्ड। लेकिन कॉम्प्लेक्स में 3 टाइप, यानी पर्सन का कॉन्शियसनेस भी अल्टर्ड हो जाता है, मोटार एक्टिविटी आर अल्टर्ड एंड परसेप्शन आर अल्टर्ड। अब सेकंड पॉइंट डालो जनरलाइज सीजर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया हमने इसका, पार्शियल या फोकल सीजर 2 टाइप के थे, दोनों देख लिए। अब अगला पॉइंट डालो जनरलाइज सीजर, सेकंड। जनरलाइज्ड सीजर 4 टाइप के होते हैं, पेटेटमाल सीजर। क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि जनरलाइज सीजर के टाइप कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें 3 अलग दे देगा, एक जनरलाइज सीजर का देगा, या एक्सपेक्ट भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जनरलाइज सीजर का वो नहीं है, तीनों टाइप दे देंगे,
3 टाइप दे देंगे जनरलाइज सीजर का, एक एक्सेप्ट डाल देगा। इस टाइप से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट पेटेट-माल सीजर, सेकंड एटोनिक सीजर, थर्ड मायोक्लोनिक सीजर, और लास्ट फर्स्ट पेटेट माल, एटोनिक, मायोक्लोनिक एंड लास्ट ग्रैंड माल सीजर। ग्रैंड माल सीजर को एक नाम और से जानते हैं, इनको टोनिक क्लोनिक सीजर भी बोलते हैं। टोनिक क्लोनिक सीजर। तो हम पहले पेटेट माल सीजर पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्या क्या मतलब कंडीशन देखने को मिलती है, फिर एटोनिक और फिर मायोक्लोनिक और ग्रैंड माल सीजर, सारे के टाइप पढ़ेंगे हम कि इनमें क्या क्या प्रोसेस होती है, किस टाइप से इनको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डालो पेटेट माल सीजर। पेटेट माल सीजर को मोस्टली एब्सेंस ऑफ द सीजर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एब्सेंस सीजर। इसको एब्सेंस ऑफ सीजर बोलते हैं क्योंकि इसमें सीजर वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज होते हैं वो पास आउट नहीं होते। इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस लेवल मतलब पर्सन अनकॉन्शियसनेस में ही जाता है, सीजर वाली कंडीशन नहीं होती, इसलिए इसको पेटेट माल सीजर को आल्सो नोन एज द एब्सेंट सीजर। इसमें पर्सन क्या करता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पर्सन क्या करता है, ओनली कॉन्शियसनेस लेवल को लॉस करता है, वो भी कितने टाइम के लिए, 5 to 10 सेकेंड, और वो भी मैक्सिमम टाइम कितना, 5 to 10 सेकेंड। हमने जनरलाइज सीजर का फर्स्ट टाइप देखा पेटेट माल, इसको मतलब एब्सेंस ऑफ सीजर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सीजर वाली कंडीशन एब्सेंस होती है। इसमें पर्सन होता है वो ओनली सिर्फ कॉन्शियसनेस लेवल को लॉस करता है, वो भी सडन टाइम के लिए 5 to 10 सेकेंड के लिए, और उस कंडीशन को पेटेट माल सीजर बोलते हैं। अब सेकंड टाइप एटोनिक सीजर। सेकंड पॉइंट लिखो आप, एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर में क्या होता है, नाम से देखो आप पता लगाने की, एटोनिक मतलब मसल्स की टोन होती है उसको लॉस होता है, सडन लॉस ऑफ मसल टोन। जब मसल की टोन लॉस हो जाएगी तो पर्सन क्या करेगा, एंड पेशेंट क्या करेगा, गिर जाएगा, फॉल ऑन फ्लोर। पेशेंट फॉल ऑन फ्लोर। इस कंडीशन को एटोनिक सीजर सेकंड टाइप था, ये जनरलाइज सीजर का। थर्ड टाइप मायोक्लोनिक। नाम से याद रखने की कोशिश करो, एटोनिक सीजर, टोन, मसल्स की टोन लॉस हो रही है, और एक इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट फ्लोर में गिर जाएगा क्योंकि मसल्स की टोन ही अगर लॉस हो जाएगी तो वो पेशेंट अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा और वो फॉल ऑन फ्लोर। मायोक्लोनिक, इसमें क्या हो रहा है, सडन लॉस ऑफ द सडन अल्ट्रेशन ऑफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन। अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा कहां पर, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में। अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अल्ट्रेशन मिलेगा, अल्टर्ड मिलेगी, तो वो कंडीशन में क्या होगा, एंड पेशेंट या पर्सन फॉल ऑन फ्लोर। पर्सन क्या हो जाएगा, फ्लोर पर गिर जाएगा। तो ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप दे दिया हमने, जनरलाइज सीजर के 4 टाइप बताए थे, पेटेट माल, एटोनिक एंड मायोक्लोनिक।
और लास्ट ग्रैंड माल सीजर। अब 3 टाइप देख लिए हमने, अब लास्ट 4 टाइप ग्रैंड माल सीजर। ग्रैंड माल सीजर मोस्टली एडल्ट में देखने को मिल रहा है। फोर्थ ग्रैंड माल सीजर, ग्रैंड माल सीजर मोस्टली क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रख लो, अडल्ट में मोस्टली सीन इन अडल्ट। और ग्रैंड माल सीजर की स्टेज 4 टाइप, मतलब इस कितने सीजर वाली कंडीशन 5 स्टेज में कंप्लीट होती है, वो 5 स्टेज हम सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे। तो ग्रैंड माल सीजर 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज में ये ग्रैंड माल सीजर वाली कंडीशन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज होती है इसकी ओरा स्टेज। सेकंड अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में चला जाएगा। थर्ड वहां पर एटोनिक आ रही थी, यहां पर टोनिक स्टेज। वहां पर माइक्लोनिक आ रही थी और यहां पर क्लोनिक स्टेज। और लास्ट की रिहेबिलिटेड फेज बोल सकते हो, रिकवरी फेज बोल सकते हो, या पोस्ट टिक्टल स्टेज, इसको रिकवरी फेज भी बोल सकते हो आप, रिकवरी स्टेज। तो हमने जनरलाइज सीजर के 4 टाइप देखे थे, पेटेंट माल सीजर, एटोनिक, मायोक्लोनिक एंड ग्रैंड माल। ग्रैंड माल सीजर को टोनिक क्लोनिक सीजर भी बोलते हैं। अब तीनों टाइप देख लिया हमने, 4th ग्रैंड माल सीजर देख रहे हैं। ग्रैंड माल सीजर की जो सीजर वाली कंडीशन होती है वो 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। ये मोस्टली अडल्ट में देखने को मिलता है। इसकी 5 स्टेज, पहली स्टेज होती है इसमें ओरा स्टेज। इसमें क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे मैं पहले आपको स्टेजेस बता रहा हूँ। पहली होती है ओरा स्टेज, सेकंड अनकॉन्शियसनेस, थर्ड टोनिक, फोर्थ क्लोनिक स्टेज एंड लास्ट होती है रिकवरी फेज, और इसको पोस्ट टिक्टल फेज बोलते हैं। तो फर्स्ट डालो आप ओरा स्टेज कि ओरा स्टेज में क्या सीजर वाली कंडीशन, क्या फीलिंग आती है हमें, वो सभी 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। ग्रैंड जो लास्ट वाली बताई थी मैंने ग्रैंड माल वाली, वो 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। उसमें फर्स्ट है ओरा स्टेज। ओरा स्टेज में क्या होता है, फीलिंग टू कमिंग सीजर। इसमें पेशेंट को फीलिंग आती है कि सीजर आने वाला है। वो कैसे, वहां पर कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल पेशेंट को बैड स्मेल आएगी, बैड स्मेल, रॉन्ग परसेप्शन करेगा, रॉन्ग परसेप्शन यानी कोई कमरे में रस्सी पड़ी हुई है वो उसको सांप समझेगा, मतलब रॉन्ग परसेप्ट करेगा, किसी चीज का राइट परसेप्शन नहीं कर पाएगा। रॉन्ग परसेप्शन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड रेस्टलेसनेस, लास्ट डिजीनेस, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है, ओरा स्टेज ग्रैंड माल सीजर की, ग्रैंड माल सीजर हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रैंड माल सीजर वाली कंडीशन 5 स्टेज में कंप्लीट होती है। उसमें फर्स्ट है ओरा स्टेज। ओरा स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को सीजर आने की फीलिंग आती है, भाई हमें सीजर आने वाला। उसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, बैड स्मेल, रॉन्ग परसेप्शन, रेस्टलेसनेस एंड डिजीनेस। अब सेकंड स्टेज है अनकॉन्शियसनेस। सेकंड अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस स्टेज में नाम से देखो अनकॉन्शियस, इसमें पेशेंट क्या हो रहा है, बिकम कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियसनेस। अगर जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियसनेस हो रहा है तो वो खड़ा थोड़ी रहेगा कि
बेहोश हो गया और खड़ा है, ऐसे तो आप देख नहीं सकते कि अनकॉन्शियसनेस एंड फॉल ऑन फ्लोर, फ्लोर पर गिर जाएगा। ये सेकंड स्टेज हो गई। अब थर्ड स्टेज टोनिक स्टेज, थर्ड टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में जो हमने जनरलाइज सीजन में एटोनिक स्टेज पढ़ी थी, वहां पर क्या होता है, मसल टोन डिक्रीज हो रही थी, मसल टोन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही थी, वो वाली कंडीशन थी। अब इसमें क्या होगा, टोनिक स्टेज में मसल टोन इंक्रीज, मसल टोन एंड क्लिंच्ड हैंड, हैंड को क्लिंच कर लेगा, बंद कर लेगा, वो वाली कंडीशन होगी। मसल टोन बढ़ रही है तो जा को फिक्स कर लेगा, ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, जा फिक्स। एंड मस्कुलर रिगिडिटी, मस्कुलर रिगिडिटी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी किसमें, टोनिक स्टेज में, क्योंकि मसल टोन बढ़ रही है। मसल टोन बढ़ने के कारण क्लिंचड हैंड होगा, जा फिक्स कर लेगा, मस्कुलर रिगिडिटी होगी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये ड्यूरेशन कितना होता है इसका, टोनिक स्टेज का ड्यूरेशन, ये क्वेश्चन मोस्टली देखा जाता है। ड्यूरेशन होता है इसका 10 to 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड। अब थर्ड स्टेज देख ली। अब फोर्थ स्टेज क्लोनिक स्टेज, इसमें क्या क्या साइन दिखने को मिलेंगे, तो फोर्थ डालो क्लोनिक स्टेज। ये ग्रैंड माल सीजर वाली कंडीशन है जो 5 स्टेज में कंप्लीट होती है, हमने 3 स्टेज देख ली उसकी। अब फोर्थ स्टेज डालो क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अल्टर्ड हो रहे हैं। तो फिर क्या क्या देखने को मिलेगा, अल्टर्ड लिखो पहले, अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अल्टर्ड हो जाएंगे। जैर्किंग मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन अल्टर्ड होने के कारण जैर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जैर्किंग मूवमेंट ऑक्यूर, कि मैंने बताया था आपको क्लोनिक माइक्लोनिक स्टेज, उसमें भी क्या हो रहा था, अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अल्टर्ड हो रहे थे मसल्स के। और इसमें भी क्लोनिक स्टेज ग्रैंड माल सीजर वाली भी 5 स्टेज में कंप्लीट हो रही है, उसमें भी क्लोनिक स्टेज में क्या हो रहा है, अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, जैर्किंग मूवमेंट ऑक्यूर। और इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 30 सेकेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाल लो इस पे, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्लोनिक स्टेज, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना, 30 सेकेंड। इससे पहले टोनिक स्टेज थी, उसका 10 to 20 सेकेंड था, और इसका 30 सेकेंड। और इसमें टंग बाइट की भी रिस्क होती है, रिस्क ऑफ टंग बाइट, टंग बाइट की भी इसको रिस्क होती है। अब लास्ट है पोस्ट इक्टल स्टेज, ग्रैंड माल सीजर वाली लास्ट कंडीशन, पोस्ट इक्टल स्टेज या रिकवरी फेज, फिफ्थ। ऐसे लोड मत लो, अभी एक बार रिकवर मतलब रिवीजन कराऊंगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, या आप क्लास को रिवीजन करके देख लेना। फिर लोड मत लो कि बड़ी क्लास है, सीजर है, ये तो बहुत कठिन है, कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। तो फिफ्थ पोस्ट इक्टल स्टेज, या इसको रिकवरी फेज भी बोलते हैं, रिकवरी फेज। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, ड्रोलिंग, जो पर्सन है पेशेंट है वो ड्रोलिंग करेगा। ड्रोलिंग, लार टपकाना, ड्रोलिंग मीन्स लार टपकाना। एमनेसिया, मेमोरी लॉस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और कंफ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन। एंड लास्ट डिसओरिएंटेशन,
ये रिकवरी फेज होती है सीजर की। तो हमने सीजर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। सीजर की क्लासिफिकेशन मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ। सीजर दो टाइप के थे। फर्स्ट देखा हमने फोकल सीजर एंड सेकंड जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर होते हैं उनको मतलब वो हेमिस्फेयर पार्ट को ब्रेन का हेमिस्फेयर पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जनरलाइज सीजर में ऑल ब्रेन इन्वॉल्व, ब्रेन का पूरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। फोकल सीजर को पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। पार्शियल सीजर या फोकल सीजर एक ही है, ये मत सोच लेना अलग अलग है। पार्शियल सीजर दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें कॉन्शियसनेस लेवल इम्पैक्ट रहता है या रिमेन रहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कॉन्शियसनेस लेवल भी अल्टर्ड हो जाता है, मोटार एक्टिविटी अल्टर्ड हो जाती है एंड परसेप्शन भी अल्टर्ड हो जाता है। ये हमने फर्स्ट पार्शियल सीजर भर लिया। अब सेकंड जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर फोर्थ स्टेज थी उसकी जनरलाइज सीजर में। फर्स्ट थी पेटेटमाल। इसमें क्या हो रहा था, सीजर एब्सेंस होते थे, यानी पर्सन कॉन्शियसनेस लेवल, इसको आल्सो नोन एज द एब्सेंस ऑफ द सीजर। इसमें पर्सन कॉन्शियसनेस लेवल लॉस करता है। फिर सेकंड थी एटोनिक। एटोनिक में क्या हो रहा था, मसल टोन लॉस हो रही थी और पेशेंट फॉल ऑन द फ्लोर, पेशेंट फ्लैट फ्लोर पर गिर रहा था। थर्ड था माइक्लोनिक। इसमें मसल्स का अल्टर्ड हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और पेशेंट क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन अल्टर्ड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो पेशेंट फॉल ऑन फ्लोर। फिर हमने ग्रैंड माल सीजर देखा। ग्रैंड माल सीजर मोस्टली अडल्ट में देखने को मिलता है और इसकी सीजर वाली कंडीशन 5 स्टेज में कंप्लीट हो रही थी। 5 स्टेज में फर्स्ट स्टेज थी उसकी, हमने देखा फर्स्ट स्टेज ओरा स्टेज। ओरा स्टेज में पेशेंट को फीलिंग आती है सीजर आने वाला है, उसमें डिजीनेस देखने को मिलेगा, बैड स्मेल आ रही, रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है। सेकंड अनकॉन्शियसनेस, इसमें पेशेंट या पर्सन हो रहा था अनकॉन्शियसनेस स्टेज में चला जा रहा था और फॉल ऑन द फ्लोर। फिर थर्ड स्टेज देखा हमने टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में क्या हो रहा था, मसल टोन डिक्रीज हो रही थी। फिर क्लोनिक स्टेज में अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। फिर लास्ट की रिकवरी फेज में ड्रोलिंग देखने को मिलेगी हमें, लार टपका रहा है पेशेंट, मेमोरी लॉस, एमनेसिया वाली कंडीशन, कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेड। तो हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसका डायग्नोसिस देखेंगे। डायग्नोसिस में वैसे क्वेश्चन नहीं आता। डायग्नोसिस में फर्स्ट डालो आप, कहीं पर भी अगर नर्सिंग डायग्नोसिस देखोगे, डायग्नोसिस करोगे, वहां पर 2 पॉइंट तो फिक्स है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सीबीसी कर सकते हो। अगला सीबीसी, सीएसएफ एनालिसिस, सेरेब्रोस्पाइन फ्लूइड एनालिसिस, उसके थ्रू भी हम सीजर वाली कंडीशन को पता लगा सकते हैं। एंड कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट होता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। फुल फॉर्म देख लो इसकी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ये इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। अब डायग्नोसिस कर लिया हमने, साइन कॉजेस पढ़ लिए, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब इसका मैनेजमेंट में फर्स्ट इसका देखेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट और फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में इसको कौन से ड्रग्स देंगे, फर्स्ट एंटी सीजर ड्रग्स, एंटी सीजर ड्रग्स में फर्स्ट फिनेटोइन सोडियम। फर्स्ट कौन सी ड्रग्स देंगे, फिनेटोइन सोडियम प्रोवाइड करेंगे। फिनेटोइन सोडियम ऑल टाइप सीजर में प्रोवाइड की जाती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पेटेटमाल सीजर को।
आल टाइप सीजर एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पेटेट माल सीजर, क्योंकि वहां पर सीजर वाली कंडीशन नहीं होती, वहां पर पर्सन ओनली कॉन्शियसनेस लेवल को लॉस करता है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। अब इसके यहाँ हमने पढ़ा फिनेटोइन सोडियम के साइड इफेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी, ज्यादा यूज करने से इसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। साइड इफेक्ट में फर्स्ट है गम, हाइपरप्लेजिया, नोजिया, ये इसके साइड इफेक्ट है, वोमिटिंग, नोजिया, गम, हाइपरप्लेजिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम जो डेली एम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये इसका मोस्टली साइड इफेक्ट होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मींस डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो ये फिनेटोइन सोडियम किस प्रकार से इफेक्ट करती है, क्योंकि हम फूड में, जब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसके द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है फोलिक एसिड का, फोलिक एसिड जब हम फूड में लेते हैं तो कौन सी फॉर्म में होता है, मेगलोटामेट, कौन सी फॉर्म में, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होता है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में। लेकिन जो जेजुनम के द्वारा इसका अब्जॉर्प्शन होता है वो मोनोग्लूटामेट, कहां पर, जेजुनम। तो ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो ना, फोलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कौन सी फॉर्म में होता है, मोनोग्लूटामेट, और कहां पर, जेजुनम में। तो ये फिनेटोइन सोडियम होता है, वो क्या करता है, इसके अब्जॉर्प्शन यानी इसकी चेंज प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देता है, और जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये मोस्ट साइड इफेक्ट होता है फिनेटोइन सोडियम का। अब सेकंड ड्रग्स, एंटीसीजर ड्रग्स में फिनेटोइन सोडियम देख लिया हमने। सेकंड कार्बामेज़ेपाइन, ये क्या होती है, डीओसी ऑफ सीजर, आल सीजर की डीओसी होती है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पेटेटमाल सीजर को छोड़कर सभी सीजर की डीओसी होती है। कौन सी, कार्बामेज़ेपाइन। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेटेटमाल सीजर की डीओसी कौन सी होती है, ये क्या है जो एक्सेप्ट है सभी का, तो इसकी डीओसी होती है पेटेटमाल की, सीजर की डीओसी होती है पेटेटमाल सीजर की डीओसी, भी क्वेश्चन आ सकता है, एथोसक्सिमाइड, ये पेटेटमाल सीजर की डीओसी होती है, एथोसक्सिमाइड। तो हमने अभी तक दो एंटीसीजर ड्रग्स में हमने पहले फिनेटोइल सोडियम पढ़ा, फिनेटोइल सोडियम के बाद में कार्बामेज़ेपाइन जो डीओसी होती है सीजर की, एक्सपेक्ट सभी सीजर में डीओसी होती है, लेकिन किसको छोड़कर, पेटेटमाल की सीजर की डीओसी कौन सी होती है, एथोसक्सिमाइड। थर्ड ड्रग्स फिनोबार्बिटोल, तीसरी ड्रग्स लिखो आप, फिनोबार्बिटोल, जो इन्फेंट की डीओसी होती है, थर्ड फिनोबार्बिटोल, डीओसी ऑफ इन्फेंट सीजर। तो एंटीसीजर ड्रग्स हो गई, एंटीसीजर ड्रग्स में फिनेटोइल सोडियम देख लिया, कार्बामेज़ेपाइन, और जो पेटेटमाल सीजर की डीओसी थी कौन सी, एथोसक्सिमाइड, वो देख लिया हमने। और थर्ड ड्रग्स फिनोबार्बिटोल जो डीओसी होती है इन्फेंट सीजर की। और सेकंड ड्रग्स सेडेटिव, कुछ सेडेटिव भी प्रोवाइड करते हैं, सेडेटिव ड्रग्स सीजर वाली कंडीशन में। तो हमने इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया। अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। अब तो अगला पॉइंट डालो आप, नर्सिंग मैनेजमेंट। थोड़ी क्लास बहुत ज्यादा, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई, टॉपिक थोड़ा बड़ा था ये।
नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब सीजर आ रहा हो। तो फर्स्ट इमीडिएट या जब सीजर वाली कंडीशन हो तब नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। फर्स्ट क्या होगा, पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना। सेकंड, अगर पेशेंट ने फूड पास आउट कर रखा है या खाना खा रखा है तो उसके एयरवे को क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस, अगर उसने फूड पास आउट किया हुआ है। ये जो भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना आप। और अगला पॉइंट, प्रोवाइड, पेशेंट को क्या करेंगे, साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट फॉर एस्पायरेशन। और नॉर्मल ऐसे तो थ्योरी पार्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी लिख सकते हो, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आए हुए वो बता रहा हूं आपको। और वेट करेंगे कंप्लीट सीजर का, क्योंकि सीजर वाली कंडीशन आ रही है इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। वेट फॉर कंप्लीट सीजर आने का वेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर यूज शार्प इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग ओपन। जब सीजर आ रहे हो तो शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे उसके माउथ को ओपन करने के लिए। नॉट यूज शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दोस्तों अपना ये सीजर वाला चैप्टर था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप जो भी सोशल साइट यूज करते हो वहां पर शेयर करो। तो धन्यवाद दोस्तों।